आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कमाल की रचना विदाई संभाषण को समझने वाले हैं। अब देखिए, नाम से तो लगता है कि ये कोई बड़ी भावुक सी विदाई होगी, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। चलिए इस दिलचस्प व्यंग की परतें खोलकर देखते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। लेखक बालमुकुंद गुप्त अपने लेख की शुरुआत ठीक इन्हीं शब्दों से करते हैं। आवाज में भले ही औपचारिकता हो, लेकिन एक बात साफ है, ये एक फैसला सुनाया जा रहा है। एक युग का अंत हो गया है, और वो भी एक ऐसे शासक के लिए जिसे शायद ही कोई पसंद करता था। और बस यहीं से ये लेख सचमुच में दिलचस्प हो जाता है। सोचिए जरा, लेखक एक ऐसे आदमी के जाने पर दुख जता रहे हैं जिसके जाने की दुआएं पूरा देश कर रहा था। यही वो विरोधाभास है जो इस व्यंग का दिल है, और इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो आखिर ये विदाई थी किसके लिए? ये थे लॉर्ड कर्जन, भारत के सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर ब्रिटिश वायसरॉय में से एक। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो खुद में एक संस्था थे जिनका रुतबा, जिनकी शान और शौकत उस समय बेमिसाल थी। कर्जन का भारत में ये दूसरा कार्यकाल चल रहा था, और इसका अंत इतना अचानक, इतना अपमानजनक हुआ जिसकी उम्मीद ना तो खुद कर्जन को थी और ना ही भारत के लोगों को। ये किसी नाटक के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए। जरा देखिए, दिल्ली दरबार में कर्जन की कुर्सी थी सोने की, जबकि ब्रिटिश महाराजा के भाई की चांदी की। जुलूस निकलता तो उनका हाथी सबसे आगे चलता। कहते थे कि ईश्वर और इंग्लैंड के महाराजा के बाद अगर भारत में किसी का दर्जा था तो वो लॉर्ड कर्जन का था। लेकिन जितनी तेजी से वो बुलंदी पर पहुंचे थे, उतनी ही नाटकीय तरीके से नीचे भी आ गिरे। उन्होंने जो खेल बड़े आराम से शुरू किया था, उसका अंत इतना बुरा होगा ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे पूरे देश में एक आग सी लग गई। फिर वो अपनी पसंद के एक फौजी अफसर को नियुक्त करने पर अड़ गए। जब लंदन ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी। उन्हें लगा कि सरकार उनके आगे झुक जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। सरकार नहीं झुकी और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। रातों रात उनकी सारी शक्ति हवा हो गई। कर्जन के इस अपमानजनक अंत ने एक शानदार साहित्यिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, और यहीं पर एंट्री होती है लेखक बालमुकुंद गुप्त की, जो अपनी कलम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गुप्त जी उस दौर में लिख रहे थे जब अंग्रेजों ने प्रेस की आजादी पर ताले लगा रखे थे। सीधी आलोचना करने का मतलब था मुसीबत को दावत देना, इसलिए उन्होंने व्यंग्य का रास्ता चुना। कर्जन के जाने पर झूठा दुख जताया और उसी बहाने उनके क्रूर शासन की धज्जियां उड़ा दी। ये बहुत ही हिम्मत और समझदारी वाला कदम था। अब लेखक का तरीका देखिए, कितना शानदार है। वो कर्जन के कामों को भारतीय संस्कृति और यहाँ के मूल्यों के तराजू पर तौलते हैं, और ऐसा करने से कर्जन का घमंड और उनकी बेरहमी और भी ज्यादा साफ नजर आने लगती है। लेखक शिवशंभू की 2 गायों का ये बड़ा ही सीधा साधा किस्सा सुनाते हैं, पर इसका संदेश बहुत गहरा है कि इस देश में तो जानवर भी बिछड़ने पर दुखी होते हैं। ये कर्जन पर एक सीधा कटाक्ष था, जो इंसानों की भावनाओं की भी परवाह नहीं करते थे। लेखक की आलोचना कितनी तीखी थी, इसका अंदाजा इस तुलना से लगाइए। उन्होंने कर्जन की तुलना क्रूर नादिर शाह से कर डाली और कहा कि उस तानाशाह ने भी दिल्ली में एक इंसान की गुजारिश पर कत्लेआम रोक दिया था, लेकिन कर्जन, उन्होंने तो लाखों लोगों की गिड़गिड़ाहट को भी अनसुना कर दिया। 8 करोड़ ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन लोगों की आवाज थी, उन परिवारों की उम्मीदें थी जिन्हें लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद पूरी करने के लिए पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद लेखक एक राजकुमार का किस्सा सुनाते हैं। एक राजकुमार जो अपनी शरण देने वाली जमीन को सिर झुकाकर धन्यवाद देता है। ये कृतज्ञता का, विनम्रता का एक और उदाहरण है, जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यही लेखक वो चुपता हुआ सवाल पूछते हैं, कर्जन ने भारत से सब कुछ पाया, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन जाते हुए क्या उन्होंने इस देश का शुक्रिया अदा किया? लेखक का व्यंग्य साफ साफ बताता है, जवाब है नहीं। तो अंत में ये सब हमें क्या सिखाता है? बालमुकुंद गुप्त का ये लेख हमें शब्दों की असली ताकत की याद दिलाता है कि कैसे अगर हिम्मत और चतुराई से इस्तेमाल किए जाएं तो शब्द किसी भी तलवार से ज्यादा धारदार साबित हो सकते हैं। आखिर में ये लेख सिर्फ लॉर्ड कर्जन के बारे में नहीं है, ये हर उस शासक के लिए एक संदेश है जो अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती,
और व्यंग्य वो आईना है जो सच्चाई दिखाने से कभी नहीं डरता। तो ये एक बड़ा सवाल सोचने के लिए है। विदाई संभाषण हमें सिखाता है कि जब सीधी आवाज़ों को खामोश कर दिया जाता है तो व्यंग और कला ही विरोध का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। सवाल यह है कि आज के दौर में जब सच कहना मुश्किल हो तो क्या हमारे पास भी अपने विदाई संभाषण हैं?